नमस्कार दोस्तों, संदीप चौधरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं यहाँ पे आरबीएससी की क्लास 9th की न्यू वाली बुक्स कंप्लीट करने जा रहा हूँ, जिसमें ऑलमोस्ट 5 चैप्टर हो चुके हैं और 6 चैप्टर आज हम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी बता दें, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए आरबीएससी की क्लास 9th से लेके 12th तक की बुक कवर करवाने वाला हूँ और साथ में उससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस भी सोल्व करवाने वाला हूँ। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे बुक कवर करवाऊँगा, फिर आपको विथ नोट्स के साथ एक बार रिवीजन भी करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 6, राजस्थान का एकीकरण है। 1946 में जब यह स्पष्ट प्रतीत होने लग गया था कि भारत की स्वतंत्रता अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो इसका असर राजस्थान की रियासतों पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगा। इस समय राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। तो दोस्तों, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, राजस्थान में 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। इस अध्याय में हम उन घटनाओं के बारे में जानेंगे जो अंततः इन विभिन्न रियासतों में बंटे राजस्थान को एक एकीकृत राजस्थान के रूप में बदल देती है। तो यहाँ पे ब्रीफ ओवरव्यू दे दिया इस चैप्टर के बारे में, क्या क्या जानेंगे उसके बारे में। फिर सर्वप्रथम मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने तारीख 25 से 26 जून 1946 को राजस्थान यूनियन बनाने के उद्देश्य से राजस्थान, गुजरात और मालवा के राजाओं का एक सम्मेलन उदयपुर में बुलाया। किसने? महाराणा भूपाल सिंह ने। इस सम्मेलन में 22 राजा महाराजा उपस्थित थे। इसमें महाराणा ने एक राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। राजाओं ने महाराणा की योजना पर विचार करने का वादा किया। महाराणा को अपने प्रस्ताव को अमली जामा पहनाने की धुन बनी रही। उन्होंने सुप्रसिद्ध संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी को अपना संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। मुंशी की सलाह पर महाराणा ने उक्त राजाओं का एक और सम्मेलन तारीख 23 मई 1947 को उदयपुर में आमंत्रित किया। महाराणा ने सम्मेलन में राजाओं को चेतावनी दी कि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों को यूनियन नहीं बनाई तो सभी रियासतों जो प्रांतों के समकक्ष नहीं है, निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। मुंशी ने भी इस सम्मेलन में महाराणा की योजना का जोरदार समर्थन किया। जो संवैधानिक सलाहकार था के.एम. मुंशी, उन्होंने, किंतु अंतिम रूप से कोई लाभकारी परिणाम सामने नहीं आया। जयपुर के महाराजा मान सिंह की स्वीकृति से वहां के दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी ने भी प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। किसने? जयपुर के महाराणा मान सिंह की स्वीकृति से उनके दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी ने प्रदेश के शासकों और उनके प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में उन्होंने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश की रियासतों का एक ऐसा संघ बनाया जाए जिसमें हाईकोर्ट, उच्च शिक्षा, पुलिस आदि विषयों संघ को सौंप दिए जाएं और शेष विषय इकाइयों के पास रहे। उन्होंने सम्मेलन में यह भी कहा कि यदि उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार न हो तो समस्या का दूसरा हल यह है कि प्रदेश की जो रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रखने की क्षमता नहीं रखती, वे पड़ोस की बड़ी रियासतों में मिल जाए। परंतु सम्मेलन बिना किसी निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपन ने पढ़ा था राजस्थान में उस समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। तो इस प्रकार उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह और जयपुर के महाराजा मान सिंह ने सम्मेलन बुलाए। उनके सलाहकार थे, मेवाड़ के महाराणा के सलाहकार कौन थे? संविधानवेत्ता के.एम. मुंशी, और मान सिंह के थे दीवान सर वी.टी. कृष्णमाचारी। अब मत्स्य संघ के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। देश के विभाजन के समय भारतीय उपमहाद्वीप में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। अलवर और भरतपुर की रियासतों भी इन दंगों से नहीं बच सकी। भारत सरकार को इस प्रकार की शिकायतें मिली कि अलवर में दंगे भड़काने में स्वयं अलवर प्रशासन का हाथ है। भारत सरकार ने 7 फरवरी को महाराजा अलवर और डॉक्टर खर्रे को दिल्ली में नज़रबंद कर दिया और अलवर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। भरतपुर में सांप्रदायिक दंगों से उत्पन्न स्थिति से भारत सरकार इस निर्णय पर पहुंची कि वहां का प्रशासन राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सर्वथा निकम्मा साबित हुआ। इसके पहले कि भारत सरकार इस संबंध में कोई कदम उठाती, स्वयं वहां के महाराजा ने भरतपुर का प्रशासन भारत सरकार को सौंप दिया।
प्रथम चरण था 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ। उसमें कौन कौन से जिले हैं? मत्स्य संघ में मुख्यतः पूर्वी राजस्थान शामिल था, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 जिले शामिल है दोस्तों, जिसका ठिकाना था नीमराना अलवर में। तो प्रथम चरण होता है शुरू 18 मार्च 1948 से। मत्स्य संघ, उसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली 4 जिले पूर्वी राजस्थान के थे। अलवर और भरतपुर से मिली हुई धौलपुर और करौली की छोटी छोटी रियासतें थी। ये चारों रियासतें कौन? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासतें भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार पृथक अस्तित्व बनाए रखने योग्य नहीं थी, अतः इन चारों ने मिलकर मत्स्य संघ बना लिया। इस नए राज्य का उद्घाटन भारत सरकार के मंत्री N.B. गॉडगिल ने 17 मार्च 1948 को किया। किसने? भारत सरकार के मंत्री N.B. गॉडगिल 17 मार्च 1948 को। संघ के राज प्रमुख महाराजा धौलपुर और उप राज प्रमुख महाराजा करौली बनाए गए। तो ये भी सीधा सवाल पूछे जा सकता है कि मत्स्य संघ का राज प्रमुख कौन था? तो महाराजा धौलपुर, और उप राज प्रमुख कौन था? महाराजा करौली। अलवर प्रजामंडल के प्रमुख नेता शोभाराम कुमावत मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने, और इस प्रकार धौलपुर और करौली के तो महाराजा राज प्रमुख और उपराज प्रमुख बना दिए गए, और करौली के थे, अलवर के थे शोभाराम कुमावत, उनको मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब बचा कौन? भरतपुर। इनके को कुछ नहीं बनाया गया था। अगला था राजस्थान संघ का निर्माण। रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को रियासती विभाग ने तारीख 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ नामक राज्य का निर्माण का प्रस्ताव दिया। किसका? राजस्थान संघ का। राजस्थान संघ में शामिल होने वाली रियासतें चाहती थी कि मेवाड़ भी इस प्रस्तावित संघ का हिस्सा बने, पर मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं थे। यद्यपि मेवाड़ प्रजामंडल ने महाराणा के इस प्रस्ताव का विरोध किया, परंतु अंतिम परिणाम इस संघ को मेवाड़ के न शामिल होने के रूप में ही आया। वहाँ की प्रजा तो चाहती थी मेवाड़ शामिल हो, किंतु मेवाड़ महाराणा सहमत नहीं हुए। आखिरकार बिना मेवाड़ के ही ये संघ अस्तित्व में आया, जिसका नाम था राजस्थान संघ, जिसमें 3 मार्च 1948 को कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा की रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया जाता है। अगला है दोस्तों, प्रस्तावित राज्य में शामिल होने वाली सभी रियासतों के शासकों ने कोविनेंट का मीन्स होता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने में थोड़ी हिचकिचाहट बताई। अंत में पड़ोसी रियासतों की सलाह पर उन्होंने भी विलय पत्र पर यह कहकर हस्ताक्षर कर दिए कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ये किसने कहा? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो इस प्रकार 2 रियासतों के बारे में पढ़ चुके हैं, मत्स्य और राजस्थान संघ। अब तीसरा पढ़ते हैं दोस्तों, मेवाड़ का राजस्थान संघ में विलय। मेवाड़ के महाराणा नहीं चाहते थे, पर वहाँ की प्रजा चाहती थी, इसलिए मेवाड़ का राजस्थान में विलय हो जाता है। 5 अप्रैल को, 3 मार्च को वो था राजस्थान संघ का गठन हुआ था, और 5 अप्रैल को मेवाड़ में हुई गोलीकांड ने महाराणा को बचाव की स्थिति में ला दिया। प्रजामंडल ने राज्य में अविलंब पूर्ण उत्तरदायी सरकार की स्थापना और गोलीकांड की जांच के लिए न्यायिक आयोग नियुक्त करने की मांग की। दिल्ली में उस समय कांग्रेस की हुकूमत थी। महाराणा को राजस्थान संघ में विलय ही प्रजामंडल के से बचाव का उपाय सूझा। उन्होंने सर राममूर्ति, डॉक्टर मोहन सिंह मेहता, अन्य सलाहकारों को मेवाड़ के विलय की शर्त अविलंब तय करने के लिए दिल्ली भेजा। रियासती विभाग तो इस प्रकार की सुनहरे अवसर के इंतजार में था ही। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट लाइन है पूरी। रियासती विभाग ने यह नीति बना ली थी कि किसी भी रियासत के शासक को 10 लाख रुपए वार्षिक से अधिक प्रीवी पर्स नहीं दिया जाएगा। महाराणा की ओर से 20 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स की मांग की गई। रियासती विभाग ने रास्ता ढूंढ निकाला। उसने महाराणा को 10 लाख रुपए वार्षिक प्रीवी पर्स, 5 लाख वार्षिक राजप्रमुख के पद का भत्ता और शेष 5 लाख रुपए वार्षिक मेवाड़ के राजवंश की परंपरा के अनुसार धार्मिक कृत्यों में खर्च के लिए देना स्वीकार कर लिया। उसने महाराणा को संयुक्त राजस्थान का आजन्म राजप्रमुख बनाना भी स्वीकार किया। उस समय तक
इतनी रियासतें विलय होने वाली किसी अन्य रियासत के शासक को नहीं दी गई थी। मेवाड़ का प्रतिनिधि मंडल रियासती विभाग से मनचाही शर्तें मंजूर करवाकर दिल्ली से उदयपुर लौटा तो महाराणा ने राहत की सांस ली। कोटा में राजस्थान संघ राज्य का 25 मार्च को उद्घाटन होने वाला था, पर मेवाड़ के विलय के निश्चय की सूचना रियासती विभाग को 23 मार्च को मिल गई थी। अतः वीपी मेनन ने महाराव कोटा को सलाह दी कि मेवाड़ के विलय के संबंध में निर्णय होने तक नए राज्य का उद्घाटन समारोह रोक दिया जाए। महाराव कोटा ने उत्तर दिया कि समारोह की सारी तैयारियां हो चुकी है और कई राजा, महाराजा और अन्य अतिथियों को निमंत्रण भेजा जा चुका है, अतः समारोह निर्धारित तारीख को संपन्न करना होगा। रियासती विभाग ने महाराव कोटा का तर्क मान लिया। 25 मार्च को भारत सरकार के मंत्री NV गौडगिल ने कोटा में नए राज्य का उद्घाटन की रस्म अदा की। उन्होंने महाराव कोटा को राज प्रमुख और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री के पद की शपथ दिलवाई। तो संयुक्त राजस्थान संघ के राज प्रमुख बनते हैं महाराव कोटा और गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेवाड़ महाराणा द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद रियासती विभाग ने राज्य के प्रधानमंत्री पद के लिए मेवाड़ के तपस्वी नेता माणिक्यलाल वर्मा को मनोनीत किया। वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। जो माणिक्यलाल वर्मा ने उदयपुर लौटते ही संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख महाराणा भूपाल सिंह से मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी चर्चा की। महाराणा ने वर्मा को मंत्रिमंडल में जागीरदारों को प्रतिनिधित्व देने का आग्रह किया। वर्मा ने राज प्रमुख का सुझाव मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। नए राज्य के बनते ही वैधानिक संकट पैदा हो गया। 18 अप्रैल 1948 को पंडित नेहरू संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन करने हेतु उदयपुर पहुंचते हैं। पंडित नेहरू ने वर्मा को सलाह दी कि वे अपने पद की शपथ ले लें और मंत्रिमंडल बनाने में कोई कठिनाई पैदा हो तो वे और सर राममूर्ति दिल्ली जाकर रियासती विभाग से सलाह कर लें। पंडित नेहरू की सलाह पर राज प्रमुख के साथ माणिक्यलाल वर्मा जी ने भी प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके पश्चात वर्मा ने अपनी इच्छानुसार मंत्रिमंडल का गठन किया। संयुक्त राज्य राजस्थान का मंत्रिमंडल केवल 11 माह रहा। इस अल्प अवधि में उसने वह कर दिखाया जो किसी प्रांत या राज्य की सरकार ने 11 वर्षों में भी नहीं कर पाई थी। इस आश्चर्यजनक सफलता का श्रेय माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व और उनके तपे तपाए सहयोगियों को जाता है, जिन्होंने परिश्रम, लगन और दृढ़ निश्चय के साथ राजस्थान की सदियों से शोषित जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व को निभाया था। इस प्रकार संयुक्त राजस्थान कंप्लीट होता है मेवाड़ के विलय के साथ। अब वृहत राजस्थान का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा 20 जनवरी 1948 को एक प्रस्ताव द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहत राजस्थान राज्य के निर्माण की मांग कर चुकी थी। इस प्रकार शुरुआत होती है वृहत राजस्थान के निर्माण की शुरुआत। परंतु भारत सरकार के सामने उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कई व्यवहारिक कठिनाइयां थी। प्रदेश में जोधपुर, जयपुर और बीकानेर जैसी रियासतें थीं, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी, किंतु जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान से मिली हुई थी, जहां से सदैव आक्रमण का भय बना रहता था। ये रियासतें थार के विशाल रेगिस्तान का अंग थी, जिसका विकास करना उक्त राज्यों की आर्थिक सामर्थ्य के बाहर था। अतः रियासती विभाग इन ठिकानों को पृथक राजस्थान में शामिल करना चाहता था। दिसंबर 1948 को प्रथम सप्ताह में सरदार पटेल की सहमति से वीपी मेनन ने जोधपुर, बीकानेर और जयपुर के राजाओं से वृहत राजस्थान के निर्माण के लिए विचार विनिमय शुरू किया। तीनों शासक कौन? जोधपुर, बीकानेर और जयपुर शासक अपनी अपनी रियासतों को पृथक इकाइयों के रूप में रखने के इच्छुक थे। अंततोगत्वा कई बैठकों के बाद मेनन उक्त राजाओं को विलय के लिए मनाने में सफल हो गए। जैसलमेर का शासन प्रबंध पहले ही भारत सरकार के हाथ में था। 14 जनवरी 1949
को सरदार पटेल ने उदयपुर के एक विशाल सार्वजनिक सभा में घोषणा की कि जोधपुर, जयपुर और बीकानेर के महाराजाओं ने अपनी अपनी रियासतों का राजस्थान में विलय करना स्वीकार कर लिया है। सरदार पटेल की इस ऐतिहासिक घोषणा की उपस्थिति जन समुदाय में करतल ध्वनि से स्वागत किया। इसके पश्चात इस योजना पर विचार करने हेतु 3 फरवरी 1949 को दिल्ली में वीपी मेनन ने एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राजप्रमुख बनाया जाए और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए महाराणा भूपाल सिंह को महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को जीवन पर्यंत राजप्रमुख बनाया जाए और उदयपुर के प्राचीन राजवंश की मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए जो उदयपुर के महाराणा थे भूपाल सिंह को राजप्रमुख और महाराज प्रमुख का सम्मानीय पद दिया जाए। वर्मा इस बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, पर अगले दिन उन्होंने निर्णय पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बैठक में राजधानी का मसला सरदार वल्लभ भाई पटेल पर छोड़ दिया गया। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति जिसमें पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। सरदार पटेल ने राजधानी के चुनाव के लिए विशेषज्ञों की एक समिति पी सत्यनारायण राव समिति नियुक्त की। इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। तो दोस्तों ये पूछ ले कि सरदार पटेल ने जो समिति गठित की थी उसके सदस्य कौन थे? तो पी सत्यनारायण राव समिति गठित की थी जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की। समिति ने राजस्थान के अन्य बड़े नगरों का महत्व बनाए रखने के लिए कुछ राज्य स्तर पर सरकारी कार्यालय उक्त नगरों में रखने की सलाह दी। सरदार पटेल ने समिति की सिफारिश से स्वीकार कर ली। फलस्वरूप जयपुर को राजस्थान की राजधानी घोषित कर दिया गया। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, आज भी वही है। हाई कोर्ट जोधपुर में, शिक्षा विभाग बीकानेर में, खनिज और कस्टम एक्साइज विभाग उदयपुर में, वन और सहकारी विभाग कोटा में, कृषि विभाग भरतपुर में रखने का निर्णय लिया गया। 30 मार्च 1949 को सरदार पटेल द्वारा वृहत राजस्थान का विधिवत उद्घाटन किया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय भी लिया गया। हीरालाल शास्त्री को इस वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया। राजस्थान की विभिन्न रियासतों के विलय के साथ राजस्थान के सदियों पुराने राजशाही समाप्त हो गई। मेवाड़ के गुहिल जो सिंसोदिया भी कहलाते थे, जैसलमेर के भाटी, जयपुर के कछावा, बूंदी के हाड़ा, चौहान और संसार के प्राचीनतम राजवंशों में से थे। राजशाही के अंतिम चिन्ह के रूप में अब केवल राज प्रमुख के नवसर्जित पद रह गए। ये पद संयुक्त राजस्थान और मत्स्य संघ में प्रांतों के राज्यपालों या गवर्नरों के समकक्ष थे। ये एक ऐसी रक्तहीन क्रांति थी जिसका उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर नहीं मिलेगा। मत्स्य संघ का विलय। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली की रियासतों का एकीकरण द्वारा 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनाया गया। अब जबकि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की रियासतें राजस्थान में मिल गई थी तो मत्स्य संघ को अलग इकाई के रूप में रखने का कोई अर्थ नहीं था। इन रियासतों को भी वृहत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए डॉक्टर शंकरलाल देव समिति का गठन किया गया। तो पूछ ले शंकरलाल देव समिति का गठन किस लिए किया गया था? तो वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाने के लिए। भारत सरकार ने समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए मत्स्य संघ की चारों इकाइयों को 15 मई 1949 को राजस्थान में मिला दिया। वहां के प्रधानमंत्री शोभाराम को शास्त्री मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार सभी रियासतों का विलय हो जाता है। और यहाँ पे एक इंडेक्स दे रखी है जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम चरण के तहत प्रथम मत्स्य संघ था जिसमें 4 जिले थे। 18 मार्च 1948 को इसका गठन किया गया था। द्वितीय था राजस्थान संघ जिसमें बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा और प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक थे, जिसका गठन किया था 25 मार्च 1948 को। तृतीय चरण के अंतर्गत संयुक्त राज्य राजस्थान था जिसमें उदयपुर राजस्थान संघ से जुड़ा 18 अप्रैल 1948 को। फिर चतुर्थ चरण था जिसमें वृहत राजस्थान, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर संयुक्त राजस्थान
संयुक्त राज्य राजस्थान से जुड़ी 30 मार्च 1949। फिर पंचम चरण था संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान, जिसमें वृहत राजस्थान से मत्स्य संघ जुड़ा 15 मई 1949। फिर 6 चरण में संयुक्त राजस्थान, जिसमें संयुक्त राज्य वृहत राजस्थान में सिरोही का विलय होता है 26 जनवरी 1950। फिर 7वां चरण पुनर्गठित राजस्थान, जिसमें गे सरणी का अजमेर राज्य, आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में बम्बई राज्य में मिला हिस्सा और मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से, इनको 1 नवंबर 1956 में विलय कर दिया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ से सीधा सवाल बनता है दोस्तों। अब अपन बढ़ते हैं सिरोही का प्रश्न और अजमेर का विलय। सिरोही का प्रश्न, इसके अंतर्गत गुजरात के नेता सिरोही स्थित आबू पर्वत के सैलानी केंद्र को गुजरात का अंग बनाना चाहते थे। रियासती विभाग इसके प्रभाव में था, अतः जनता के विरोध के बावजूद भी रियासती विभाग ने नवंबर 1947 को सिरोही को राजपूताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत कर दिया था। सिरोही की जनता ने मांग की कि सिरोही को बम्बई में न मिलाया जाकर संयुक्त राजस्थान में मिलाया जाए। कुछ ही दिनों बाद उदयपुर ने भी संयुक्त राजस्थान में शामिल होने का फैसला किया। इस अवसर पर अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा के महामंत्री श्री हीरालाल शास्त्री ने अपने 10 अप्रैल के तार में सरदार पटेल को लिखा। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि उदयपुर संयुक्त राजस्थान में शामिल हो रहा है। इससे सिरोही का राजस्थान में शामिल होना और भी अवश्यंभावी हो गया है। फिर हमारे लिए सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई। बिना गोकुल भाई के हम राजस्थान को नहीं चला सकते। शास्त्री जी को इस तार का कोई उत्तर नहीं मिला। जो हीरालाल शास्त्री थे, उन्होंने पटेल को ये पत्र लिखा था 10 अप्रैल को। 18 अप्रैल को संयुक्त राजस्थान के उद्घाटन के अवसर पर उदयपुर में राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल पंडित नेहरू से मिला और उनको सिरोही के संबंध में प्रदेश की जनता की भावनाओं से अवगत कराया। पंडित नेहरू ने इस संबंध में पटेल से बातचीत की, किंतु फिर भी सरदार पटेल ने गोकुल भाई भट्ट के जन्म स्थान हाथल और कुछ अन्य स्थानों को छोड़कर शेष सिरोही गुजरात में शामिल कर दिया। इस निर्णय के फलस्वरूप सिरोही में व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन तब समाप्त हुआ जब भारत सरकार ने अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया। राजस्थान के साथ किए गए इस अन्याय का निराकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ, जब राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सिरोही का माउंट आबू वाला इलाका पुणे गुजरात से निकालकर राजस्थान में मिलाया गया। इस प्रकार सिरोही का विलय हो जाता है, क्योंकि सिरोही को पटेल करना चाहते थे गुजरात में शामिल, किंतु वहाँ की जनता इसका विरोध कर रही थी। अब अजमेर का विलय कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इसी के साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपूताना प्रांतीय सभा की सदैव ये मांग रही थी कि वृहत राजस्थान में न केवल प्रांतों की सभी रियासतें वरन अजमेर का इलाका भी शामिल हो। अजमेर कांग्रेस नेतृत्व कभी इस पक्ष में नहीं रहा। सन 1952 के आम चुनाव के बाद वहां हरिभाऊ उपाध्याय के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल बन चुका था। अब तो वहां का नेतृत्व यह दलील देने लगा कि प्रशासन की दृष्टि से छोटे राज्य ही बनाए रखना उचित है, किंतु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अजमेर के नेताओं के इस तर्क को स्वीकार नहीं किया और सिफारिश की कि उसे राजस्थान में मिला देना चाहिए। तदनुसार 1 नवंबर 1956 को माउंट आबू क्षेत्र साथ ही साथ अजमेर मेरवाड़ा भी राजस्थान में मिला दिया गया। इस प्रकार राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया मार्च 1948 में शुरू हुई, वह 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण हुई। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन दे रखे हैं। अति लघुरात्मक क्वेश्चन में राजस्थान संघ के निर्माण की योजना सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? इसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए दोस्तों आप। मत्स्य संघ का निर्माण किन देशी रियासतों को मिलाकर किया गया? पूर्वी राजस्थान में था, 4 जिले थे, उनके नाम बताइए। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय कब हुआ? ये बहुत विवादित था, इसके बारे में भी अपन ने ऊपर पढ़ा। कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। वृहत राजस्थान का निर्माण कब हुआ? वृहत राजस्थान की राजधानी का चयन करने वाली समिति किसकी अध्यक्षता में थी? तो पी आगे आप बताइए, राज्य नारायण कुछ ऐसा था। अति लघुरात्मक प्रश्न है, मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाइए।
सेकंड है मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ। थर्ड है राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाइए। ये लास्ट में दे रखा है। पटेल और कुछ और चाहते थे, वहाँ की जनता कुछ और चाहती थी। इसके बारे में आप डिटेल में लिख सकते हैं। फिर निबंधात्मक क्वेश्चन में राजस्थान के एकीकरण को विभिन्न चरणों के आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। 7 चरण हैं, इन चरणों के बारे में ब्रीफ बता के और हल्का सा क्रिटिकली एनालिसिस कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण में तत्कालीन केंद्र सरकार की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और इससे अगले वीडियो में मैं इससे रिलेटेड MCQ वाला एक वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें राजस्थान के एकीकरण से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे, और फिर अपन अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है दोस्तों, ये लास्ट चैप्टर है जिसमें राजस्थान के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ेंगे, शौर्य परंपरा, इन सब के बारे में। राजस्थान की शौर्य परंपरा चैप्टर का नाम है, और इसी के साथ अपना ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।